अपने आप एक सूची बनाएं। 28 प्रश्न जिनका आपको जवाब देना चाहिए। वार्षिक आत्मविश्लेषण व्यक्तिगत सर्विस की प्रभावी मार्केटिंग के लिए भी उतना ही अनिवार्य है जितना कि सामान की वार्षिक सूची बनाना। इससे भी बड़ी बात यह है कि वार्षिक विश्लेषण में आपकी गलतियों में कमी और आपके गुणों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जीवन में आदमी या तो आगे बढ़ता है या उसी जगह पर खड़ा रहता है या फिर पीछे रह जाता है। इंसान का लक्ष्य हमेशा आगे बढ़ना होना चाहिए। वार्षिक आत्मविश्लेषण बताएगा कि प्रगति हुई या नहीं, और अगर हुई तो कितनी। इससे यह भी पता चलेगा कि आपने कहीं कोई कदम पीछे की तरफ तो नहीं उठाया। व्यक्तिगत सर्विस की प्रभावी मार्केटिंग के लिए आगे की तरफ बढ़ना आवश्यक है, चाहे प्रगति की रफ्तार धीमी ही क्यों ना हो। आपका वार्षिक आत्मविश्लेषण हर साल के अंत में किया जाना चाहिए ताकि आप इसमें किए जाने वाले किसी भी सुधार को नए वर्ष के संकल्पों में शामिल कर सकें। ये सुधार आपको विश्लेषण के बाद समझ में आएंगे। अपने आप की सूची बनाते समय खुद से नीचे दिए गए सवाल पूछें और अपने जवाबों की जांच करते समय किसी आदमी की मदद लें जो आपको इस बारे में खुद को धोखा ना देने दे। व्यक्तिगत सूची के लिए आत्मविश्लेषण प्रश्नावली। पहला, क्या मैंने वो लक्ष्य हासिल कर लिया है जो मैंने इस साल बनाया था? आपको हर साल एक निश्चित वार्षिक लक्ष्य बनाना चाहिए जो आपके जीवन के प्रमुख लक्ष्य का एक हिस्सा हो। दूसरा, क्या मैंने सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की वो सर्विस दी है जिसे देने में मैं सक्षम हूं, या क्या मैंने इस सेवा के किसी हिस्से में सुधार किया है? तीसरा, क्या मैंने सेवा में वो सर्वश्रेष्ठ संभव क्वांटिटी दी है जो मैं दे सकता हूं? चौथा, क्या मेरा व्यवहार हमेशा तालमेल और सहयोग का रहा है? पांचवां, क्या मैंने टालमटोल की आदत को अपनी कार्य कुशलता में कमी करने की इजाजत दी है, और अगर ऐसा है तो किस हद तक? छठा, क्या मैंने अपने व्यक्तित्व में सुधार किया है, और अगर हां तो किन तरीकों से? सातवां, क्या मैंने अपनी योजनाओं को लगन से अंत तक सफलतापूर्वक पूर्ण किया है? आठवां, क्या मैंने हमेशा तत्काल और निश्चित निर्णय लिए हैं? नौवां, क्या मैंने 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक को अपनी कार्यकुशलता में कमी करने की इजाजत दी है? 10वां, क्या मैं कभी अति सावधान या कम सावधान रहा हूं? 11वां, क्या कार्यस्थल पर मेरे सहयोगियों के साथ मेरे संबंध सुखद हैं या दुखद? अगर ये दुखद हैं, तो क्या गलती आंशिक रूप से या पूरी तरह से मेरी है? 12वां, क्या मैंने प्रयास में एकाग्रता की कमी की वजह से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवाया है? 13वां, क्या मैं सभी विषयों में खुले दिमाग से सोचता हूं और सहिष्णु रहा हूं? 14वां, मैंने सर्विस देने की अपनी योग्यता में किस तरह सुधार किया है? 15वां, क्या मैंने अपनी किसी आदत में असंयम का परिचय दिया है? 16वां, क्या मैंने किसी भी रूप में या तो खुलकर या गोपनीय रूप से अहंकार प्रदर्शित किया है? 17वां, क्या अपने सहयोगियों के प्रति मेरा व्यवहार ऐसा है जिससे वो मेरा सम्मान करने के लिए प्रेरित हो? 18वां, क्या मेरे विचार और निर्णय अंदाजे पर आधारित हैं, आय फिर विश्लेषण और सटीक विचारों पर आधारित है? 19वां, क्या मैंने अपने समय, अपने खर्च और अपनी आमदनी का बजट बनाने की आदत का पालन किया, और क्या मैं इन बजटों में अनुदार रहा हूं? 20वां, मैंने कितना समय लाभहीन प्रयासों में लगाया है जिसका मैं बेहतर लाभ उठा सकता था? 21वां, मैं अपने समय का किस तरह से नए बजट बना सकता हूं और अपनी आदतों को किस तरह से बदल सकता हूं ताकि मैं अगले साल अधिक प्रभावी बन जाऊं? 22वां, क्या मैं ऐसा कोई व्यवहार करने का दोषी हूं जिसे मेरी अंतरात्मा कचोटती हो? 23वां, किस तरह से मैं उससे अधिक और बेहतर सर्विस दे सकता हूं जिसके लिए मुझे धन प्राप्त हो रहा है? 24वां, क्या मैंने किसी के प्रति अन्याय किया है, और यदि हां तो किस तरह? 25वां, अगर मैं वर्ष भर के लिए अपनी स्वयं की सर्विसेज को खरीदूं तो क्या मैं इस खरीद से संतुष्ट रहूंगा? 26वां, क्या मैं सही व्यवसाय में हूं, और अगर नहीं तो क्यों? 27वां, क्या मेरी सर्विसेज का खरीदार मेरे द्वारा दी गई सर्विस से संतुष्ट है
और अगर नहीं तो क्यों? 28वां, सफलता के मूलभूत सिद्धांतों पर मेरी वर्तमान रेटिंग क्या है? इस रेटिंग को ईमानदारी और स्पष्टता से बनाएं और इसे किसी ऐसे व्यक्ति से चेक करवा लें जो निष्पक्षता से सटीक जांच कर सके। इस अध्याय में दी गई जानकारी पढ़ने और हृदय में उतारने के बाद अब आप तैयार हैं कि आप अपनी व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग के लिए व्यवहारिक योजना बना सकें। इस अध्याय में व्यक्तिगत सर्विसेज की बिक्री की योजना बनाने के लिए अनिवार्य हर सिद्धांत का पूर्ण विवरण मिलेगा। इसमें लीडरशिप के प्रमुख तत्व, लीडरशिप में असफलता के सबसे आम कारण, लीडरशिप के अवसर वाले क्षेत्रों का विवरण, जीवन के सभी क्षेत्रों में असफलता के प्रमुख कारण और आत्मविश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रश्न शामिल हैं। सटीक जानकारी को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है क्योंकि इसकी उन सभी लोगों को जरूरत होगी जो व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग करके अमीर बनने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करेंगे, जिन्होंने अपनी दौलत गंवा दी है या जो पैसा कमाना अभी शुरू ही कर रहे हैं। उनके पास अमीरी के बदले में देने के लिए व्यक्तिगत सर्विस के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसलिए यह अनिवार्य है कि उनके पास वो सारी व्यवहारिक जानकारी उपलब्ध हो जिसके द्वारा वो अपनी सर्विसेज की लाभदायक मार्केटिंग कर सके। यहां पर दी जा रही जानकारी को अच्छी तरह से समझना और पूरी तरह आत्मसात करना स्वयं की सेवाओं की मार्केटिंग में सहायक होगा। इसके अलावा इसमें आप में वो सामर्थ्य भी विकसित होगी जिसके द्वारा आप दूसरे लोगों का बेहतर विश्लेषण कर सके और उनके बारे में बेहतर निर्णय ले सकें। ये जानकारी पर्सनल डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट मैनेजर्स और दूसरे एग्जीक्यूटिव के भी काम आएगी जो प्रभावी संगठनों के लिए कर्मचारियों का चुनाव करते हैं। अगर आपको इस बारे में शंका होती है तो इसकी शक्ति की जांच करने के लिए आत्मविश्लेषण के 28 प्रश्नों के जवाब लिखना शुरू कर दें। अमीर बनने के अवसर कहां और कैसे मिल सकते हैं? अब हमने उन सिद्धांतों का विश्लेषण कर लिया है जिनके द्वारा अमीर बना जा सकता है। स्वाभाविक रूप से अब हम पूछेंगे, हमें इन सिद्धांतों पर अमल करने के लिए अच्छे अवसर कहां मिल सकते हैं? आएं, अपने गुणों की सूची निकालें और देखें कि पश्चिमी समाज आपको कितना अमीर बना सकता है, चाहे आपका लक्ष्य सामान्य अमीर बनना हो या बेहद अमीर बनना हो। शुरुआत में हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि हम एक समाज में रहते हैं जहां कानून का पालन करने वाले हर नागरिक को विचार और कार्य की स्वतंत्रता है, जो कि दुनिया के किसी दूसरे देश की तुलना में अधिक है। हम में से अधिकांश ने इस स्वतंत्रता के लाभों की सूची नहीं बनाई है। हमने कभी अपनी असीमित स्वतंत्रता की तुलना दूसरे देशों की सीमित स्वतंत्रता से नहीं की है। यहां पर विचार की स्वतंत्रता है, राजनीति में स्वतंत्रता है, बिजनेस, प्रोफेशन या नौकरी चुनने की स्वतंत्रता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी मनचाही संपत्ति या जायदाद बनाने की स्वतंत्रता है, अपने घर का स्थान चुनने की स्वतंत्रता है, विवाह में स्वतंत्रता है, अपने घर का स्थान चुनने की स्वतंत्रता है, विवाह में स्वतंत्रता है, सभी प्रजातियों के लिए समान अवसर की स्वतंत्रता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने की स्वतंत्रता है, अपने पसंद के भोजन की स्वतंत्रता है और ये स्वतंत्रता भी है कि हम जीवन में किसी भी पद के लिए लक्ष्य बना सकते हैं जिसके लिए हमने तैयारी की है, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति का पद ही क्यों ना हो। हमारे पास अन्य स्वतंत्रताएं भी हैं, परंतु ये सूची सबसे प्रमुख स्वतंत्रताओं का विहंगम दृश्य प्रदान करती है जिसमें अवसरों की बहुलता है। स्वतंत्रता का लाभ अधिक स्पष्ट तब नजर आता है जब हम ये देखते हैं कि अमेरिका ही ऐसा एकमात्र देश है जो अपने हर नागरिक को, चाहे वो वहां का मूल निवासी हो या उसने बाद में यहाँ की नागरिकता ली हो, इतनी अधिक और विविध स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। आइए अब हम उन वरदानों को गिने जो इस विराट स्वतंत्रता ने हमें प्रदान किए हैं। उदाहरण के लिए औसत अमेरिकी परिवार को ले लें, जिसका अर्थ औसत आमदनी वाले परिवार को, और उन लाभों को गिने जो परिवार के हर सदस्य के लिए अवसर और प्रचुरता के इस देश में उपलब्ध है। विचार व कार्य की स्वतंत्रता के बाद भोजन, वस्त्र और आवास आते हैं, जो जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पहला, भोजन। चूंकि पश्चिमी सभ्यता के परिवार के पास
असीमित स्वतंत्रता उसके दरवाजे पर उपलब्ध है, इसलिए ये दुनिया में कहीं भी मिलने वाले भोजन का चुनाव कर सकता है जिसकी कीमत उसकी पहुंच में हो। दूसरा, आवास। ये परिवार एक आरामदायक अपार्टमेंट में रहता है जो भाप से गर्म होता है, जहां बिजली की रोशनी है और जहां गैस द्वारा भोजन पकाया जाता है। ब्रेकफास्ट में वो जो टोस्ट खाते हैं वो इलेक्ट्रिक टोस्टर में सेका गया है, जिसकी कीमत केवल कुछ डॉलर है। अपार्टमेंट की सफाई वैक्यूम क्लीनर से होती है जो बिजली से चलता है। किचन में हर समय गर्म और ठंडा खाना उपलब्ध है। भोजन को ठंडा रखने के लिए फ्रिज है जो बिजली से चलता है। पत्नी अपने बाल बनाती है, कपड़े धोती है और प्रेस करती है, तथा इसके लिए वो बिजली से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग करती है जो दीवार में लगे एक प्लग में तार लगाते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। पति अपनी दाढ़ी बिजली के शेवर से बनाता है और उन्हें दुनिया भर से 24 घंटे मुफ्त मनोरंजन मिलता है जो टेलीविजन का स्विच दबाते ही शुरू हो जाता है। वस्त्र। पश्चिमी सभ्यता में हर स्थान पर औसत वस्त्र पहनने वाले लोग मिल जाते हैं। भोजन, वस्त्र और आवास की सिर्फ 3 मूलभूत आवश्यकताओं का जिक्र किया गया है। औसत पश्चिमी समाज के नागरिकों को कई अन्य लाभ और अधिकार भी उपलब्ध हैं जो उन्हें कम प्रयास में हासिल हो सकते हैं, जबकि वे इसके लिए 8 घंटे प्रतिदिन से अधिक श्रम न करें। वो चमत्कार जिसने ये वरदान दिए। जब वे वोट मांगते थे तो हम अक्सर राजनेताओं को स्वतंत्रता की बातें करते हुए सुनते हैं, परंतु शायद ही कभी वो इस स्वतंत्रता के स्रोत या इसकी प्रकृति के समुचित विश्लेषण के लिए पर्याप्त प्रयास करते हैं या इसके लिए इतना समय निकालते हैं। मुझे इस अदृश्य शक्ति के स्रोत और प्रकृति के विश्लेषण का अधिकार है, क्योंकि मैं जानता हूं और मैं 50 वर्षों से भी अधिक समय से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस शक्ति को संगठित किया और जिनमें से कई आज भी इसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। मानवता के इस रहस्यमय हितकारी का नाम पूंजी है। पूंजी में न सिर्फ धन आता है, बल्कि अधिक स्पष्ट रूप से इसमें अधिक व्यवस्थित बुद्धिमान लोगों के समूह आते हैं जो जनता के हित में और खुद को लाभ पहुंचाने के लिए धन का बेहतर प्रयोग करने के तरीकों की योजना बनाते हैं। इन समूहों में वैज्ञानिक, शिक्षाविद, केमिस्ट, आविष्कारक, बिजनेस विश्लेषक, पब्लिसिटी मैन, आवागमन विशेषज्ञ, अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर और उद्योग धंधों के सभी क्षेत्रों के विशेष ज्ञान रखने वाले लोग आते हैं। ये लोग हर क्षेत्र में प्रयासों का नेतृत्व करते हैं, प्रयोग करते हैं और निशान छोड़ जाते हैं। वे कॉलेज, हॉस्पिटल, पब्लिक स्कूल का समर्थन करते हैं, अच्छी सड़कें बनाते हैं, अखबार छापते हैं, सरकार का अधिकांश खर्च उठाते हैं और बहुतेरे डिटेल्स का ध्यान रखते हैं जो मानवीय प्रगति के लिए अनिवार्य है। संक्षेप में कहा जाए तो पूंजीपति हमारी सभ्यता के मस्तिष्क हैं, क्योंकि वे उस पूरे तंत्र की पूर्ति करते हैं जिनमें सारी शिक्षा, ज्ञान और मानवीय प्रगति समाहित है। मस्तिष्क के बिना धन हमेशा खतरनाक होता है, परंतु जब इसका उचित उपयोग किया जाता है तो यह सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व बन जाता है। अगर पूंजी की सहायता न हो तो एक परिवार को अपने लिए साधारण नाश्ता जुटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात की कल्पना से आपको ये समझ में आ जाएगा कि संगठित पूंजी का कितना महत्व होता है। चाय के लिए आपको चीन या भारत की यात्रा करनी होगी, जो अमेरिका से बहुत दूर है, जब तक कि आप बहुत अच्छे तैराक ना हो। आप लौटते समय की यात्रा में थक जाएंगे। फिर एक और समस्या आपके सामने आएगी। अगर आपके पास समुद्र पार करने और तैरने की साहसिक शक्ति हो भी, तो आप किस मुद्रा का प्रयोग करेंगे? शक्कर के लिए आपको क्यूबा की एक और समुद्री यात्रा पर जाना होगा या फिर ऊटा के शुगर बीट खंड की लंबी पैदल यात्रा पर जाना होगा। परंतु फिर भी हो सकता है कि आपको शक्कर का उत्पादन करना आवश्यक हो। हम इस बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं कि अमेरिका में कहीं भी ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचने के लिए शक्कर को रिफाइन करने, ट्रांसपोर्ट करने और डिलीवर करने के लिए कितने तामझाम की जरूरत होती है। अंडे आप अपने करीबी फार्म से ले जा सकते हैं, परंतु अगर आप ग्रेप फ्रूट चाहते हैं तो आपको फ्लोरिडा की लंबी पैदल यात्रा करनी होगी। ड्राई सीरियल तो आपको अपने मेन्यू से हटाना ही होगा,
क्योंकि इसके उत्पादन के लिए पुरुषों को प्रशिक्षित संगठनात्मक श्रम और उचित मशीनरी की जरूरत होती है। इन सभी चीजों के लिए पूंजी की जरूरत होती है। आराम करते समय आप दक्षिण अमेरिका की दिशा में तैर सकते हैं, जहां आप 2-4 केले ले सकते हैं, और आप लौटते समय नजदीकी फार्म से, जहां डेयरी भी हो, बटर और क्रीम भी ला सकते हैं। इतना सब करने के बाद आपका परिवार आराम से बैठकर नाश्ते का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ये हास्यास्पद लगता है ना? परंतु अगर हमारे पास पूंजीवादी तंत्र ना हो तो इन आम भोज्य पदार्थों को अपने नाश्ते में शामिल करने का यही इकलौता संभव तरीका होगा। सामान्य नाश्ते के आइटमों की तुलना में जब हम रेलवे और समुद्री जहाज बनाने और उनके रख रखाव के लिए आवश्यक धनराशि के बारे में सोचते हैं तो हम दहल जाते हैं, क्योंकि ये राशि हमारी कल्पना से परे है। ये अरबों खरबों डॉलर है, जबकि इसमें जहाजों और रेलों के प्रशिक्षित पूंजीवादी अमेरिका में आधुनिक सभ्यता की आवश्यकताओं का सिर्फ एक हिस्सा है। आवागमन के लिए पहले ये जरूरी है कि जमीन से कुछ जगाया जाए या मार्केट के लिए उत्पादन किया जाए। इसके उपकरणों, मशीनरी, पैकिंग, मार्केटिंग और करोड़ों लोगों के लिए करोड़ों डॉलर और लगेंगे। समुद्री जहाज और रेलगाड़ी धरती पर अपने आप नहीं उग जाते और अपने आप काम नहीं करने लगते। वो सभ्यता की पुकार सुनकर आते हैं, और वो उन लोगों के श्रम, कुशलता और संगठन शक्ति के द्वारा आते हैं जिन्हें कल्पना है, विश्वास है, उत्साह है, निर्णय करने की शक्ति है और लगन है। इन लोगों को पूंजीपतियों के नाम से जाना जाता है। देने की इच्छा से, लाभ कमाने और अमीर बनने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, और चूंकि वे ऐसी सेवा देते हैं जिसके बिना सभ्यता का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए वो बहुत अमीर बन जाते हैं। रिकॉर्ड को साफ और समझ में आने योग्य सरल बनाते हुए मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि ये पूंजीपति वही लोग हैं जिनके बारे में हम में से अधिकांश लोगों ने सोप बॉक्स के वक्ताओं को बोलते सुना है। ये वही हैं जिन्हें क्रांतिकारी, रैकेटर्स, बेईमान राजनेता और भ्रष्ट श्रमिक नेता, शोषक और अमानवीय या वॉल स्ट्रीट कहते हैं। मैं यहां पर किसी समूह या अर्थशास्त्र के किसी तंत्र की वकालत या विरोध नहीं कर रहा हूं। इस पुस्तक का लक्ष्य है एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए मैं आधी सदी से अधिक तक पूरी निष्ठा से समर्पित हूं। उन सभी को यह ज्ञान प्रदान करना, उन सभी के सामने वो सबसे विश्वसनीय फिलॉसफी प्रस्तुत करना जिसके माध्यम से लोग अमीर बन सकें और जितनी धनराशि वो कमाना चाहते हैं उतनी धनराशि कमा सकें। मैंने 2 चीजें बताने के लिए यहां पर पूंजीवादी तंत्र के आर्थिक लाभ का विश्लेषण किया है। पहली, इसीलिए ताकि जो अमीर बनना चाहते हैं वो उस तंत्र को पहचान लें और खुद को उसके अनुरूप ढाल लें, जो अमीरी के सारे रास्तों को नियंत्रित करता है, चाहे आप कम अमीर बनना चाहते हों या बेहद अमीर। दूसरी, इसलिए ताकि आपको तस्वीर का दूसरा पहलू दिख जाए, जो राजनेताओं और वक्ताओं द्वारा आमतौर पर दिखाए जानबूझकर मुद्दे को मरोड़कर पेश करते हैं और संगठित पूंजी के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे ये कोई जहरीला कोबरा हो। ये एक पूंजीवादी देश है। ये पूंजी के प्रयोग द्वारा विकसित हुआ है, और हम जो स्वतंत्रता और अवसर के वरदानों को लेने के अधिकार का दावा करते हैं, हम जो अमीर बनना चाहते हैं, ये बात जान लें कि अगर संगठित पूंजी ने इन लाभों को उपलब्ध न कराया होता तो आज हमारे पास अमीरी के अवसर नहीं होते। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अमीर लोग कम कार्य के बदले अधिक धन की मांग करते हैं, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास धनों का अंबार बिना काम के लग जाएगा। ये एक स्वतंत्र दुनिया है। आप कुछ भी सोच सकते हैं। कुछ लोग काम किए बिना भी रहते हैं और कुछ लोग थोड़ा बहुत ही काम करते हैं। आपको इस स्वतंत्रता को समझने की जरूरत है। कुछ लोगों को गलतफहमी है इस बारे में। बस कुछ ही लोग इस बात को ढंग से समझते हैं कि जहां तक अमीर लोगों का सवाल है, वो लोग बिना प्रयास के अमीर नहीं बने हैं। कानूनी रूप से अमीर बनने और अमीर बने रहने का केवल एक ही भरोसेमंद तरीका है, वो है उपयोगी सर्विस प्रदान करना। ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जिसके द्वारा लोग सिर्फ
संख्या की शक्ति द्वारा कानूनी रूप से अमीर बन सकें या बदले में किसी रूप में मूल्य चुकाए बिना अमीर बन सकें। एक नियम है जिसे अर्थशास्त्र का सिद्धांत कहते हैं। ये एक सिर्फ सिद्धांत ही नहीं है, बल्कि पत्थर की लकीर की तरह है जिसे कोई नहीं काट सकता। इस नाम को चिन्हित कर लें और याद रखें कि ये राजनेता या राजनीतिक मशीन से कहीं अधिक बलशाली है। यह हर मजदूर संगठन के नियंत्रण से बाहर की चीज है। इसे किसी भी धूर्त, घूसखोर या फिर किसी ऐसे गैर राजनीतिक द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है। व्यापार में सम्मिलित हर व्यक्ति के खाते पर नजर रखी जाती है और हर रिकॉर्ड को नोट किया जाता है। ये याद रखें कि ये उपलब्ध जरूरतों का धन संचय करने की शुरुआत मात्र है। बहुत कम विलास की वस्तुओं और गैर जरूरी वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। ये भी याद रखें कि ये तो अमीर बनने के स्रोतों की सिर्फ शुरुआत है। केवल कुछ विलासिताओं और गैर जरूरी चीजों का जिक्र किया गया है, परंतु याद रखें कि व्यापार के इन थोड़े से सामानों के उत्पादन, परिवहन और मार्केटिंग के व्यापार की वजह से लाखों करोड़ों स्त्री पुरुषों को रोजगार मिलता है, जो अपनी सर्विसेज के बदले में हर माह करोड़ों डॉलर प्राप्त करते हैं और विलासिता तथा आवश्यकता की वस्तुओं पर खुले हाथों से इन्हें खर्च करते हैं। खास तौर पर ये याद रखें कि व्यापार और व्यक्तिगत सेवाओं के इस विनिमय के पीछे अमीर बनने के प्रचुर अवसर सुलभ हैं। यहाँ स्वतंत्रता आपकी मदद करती है। इन व्यापारों को करने के लिए जितने भी प्रयास जरूरी हैं, उन्हें करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप में योग्यता है, प्रशिक्षण है, अनुभव है, तो आप भी बहुत बड़ी धनराशि कमा सकते हैं। जो लोग बेहद अमीर बनने लायक सौभाग्यशाली नहीं हैं, वो कम अमीर तो बन ही सकते हैं। कोई भी नाम मात्र के श्रम के बदले में जीवन यापन कर सकता है। तो अब स्थिति आपके सामने है। अवसर ने आपके सामने अपना खजाना खोल कर रख दिया है। सामने से आएं, वो चुने जो आप चाहते हैं, अपनी योजना बनाएं, योजना के हिसाब से काम करें और लगन से उसका अनुसरण करें। पूंजीवादी समाज बाकी का काम कर देगा। आप केवल इस बात पर भरोसा रखें। पूंजीवादी समाज हर इंसान को उपयोगी सेवा प्रदान करने और उस सेवा के मूल्य के अनुपात में अमीर बनने का अवसर देता है। सिस्टम किसी से भी ये अधिकार नहीं छीनता, परंतु ये ऐसा कोई आश्वासन नहीं देता कि बिना कुछ किए ही आपको कुछ हासिल हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम स्वयं अर्थशास्त्र के नियम द्वारा नियंत्रित होता है, जो बिना कुछ किए दिए हासिल करने के सिद्धांत को न तो पहचानता है, न ही इसे लंबे समय तक सहन करता है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत प्रकृति ने बनाया है। वहां कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं है जहां इसके उल्लंघन करने वाले दरख्वास्त कर सकें। इस सिद्धांत के दोनों पक्ष हैं। इसका उल्लंघन करने पर नुकसान भी होता है और ढंग से पालन करने पर पुरस्कार भी मिलता है। इस सिद्धांत को खारिज नहीं किया जा सकता। ये उतना ही बड़ा सत्य है जितना आसमान में टिमटिमाते हुए तारे, और उसी प्रकृति का हिस्सा है जो तारों को नियंत्रित करता है। आपके अंदर यह प्रश्न आ सकता है, कोई हो सकता है जो इस नियम को पालन करने से मना कर दे। निश्चित तौर पर हम एक स्वतंत्र समाज में रहते हैं जहां आप समान अधिकार पाते हैं, किसी भी नियम को नजरअंदाज कर सकते हैं। तब क्या होगा? तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक अधिक संख्या में लोग एक साथ इस सिद्धांत को नजरअंदाज न करें। ये सिद्धांत सिर्फ कुछ समय के अनुभव से ही नहीं निकले हैं, पर इनमें वर्षों की कड़ी मेहनत लगी है। निर्णय, टाल मटोल पर विजय हासिल करना। दौलतमंद बनने की ओर 7वां कदम। 25,000 असफल पुरुषों और महिलाओं के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि निर्णय का अभाव असफलता के 31 प्रमुख कारणों की सूची में सबसे ऊपर था। टाल मटोल की आदत, जो निर्णय करने के विरोधी है, एक आम शत्रु है जिसे हर आदमी को जीतना चाहिए, और इसमें बताए गए सिद्धांतों को कार्य रूप में बदलने की तैयारी करेंगे तो आपको तत्काल और निश्चित निर्णय पर पहुंचने की आपकी क्षमता को जांचने का अवसर मिलेगा। उन सैकड़ों लोगों के विश्लेषण के बाद जिन्होंने दौलत कमाई है
और जो 10 लाख डॉलर के ऊपर निकल गए हैं। यह तथ्य सामने आया कि उनमें से हर एक में तत्काल निर्णय पर पहुंचने की आदत थी और इन निर्णयों को अगर बदलना होता था तो वो इन्हें बदलने में जल्दबाजी नहीं करते थे। जो लोग दौलत कमाने में असफल थे, उनमें से हर एक बिना अपवाद के या तो निर्णय लेता ही नहीं था, और अगर लेता भी था तो उसमें बहुत देर लगाता था, परंतु वो लिए गए निर्णय अक्सर बदल लेता था और इसमें जल्दबाजी का परिचय देता था। हेनरी फोर्ड के कई उत्कृष्ट गुणों में से एक था निर्णय पर तत्काल और निश्चित रूप से पहुंचने की आदत और उस निर्णय को बदलने में देर लगाना। ये गुण मिस्टर फोर्ड में इतना अधिक था कि इससे उनकी छवि जिद्दी व्यक्ति की बन गई। यही गुण था जिसकी वजह से मिस्टर फोर्ड ने अपना प्रसिद्ध मॉडल टी दुनिया की सबसे बदसूरत कार बनाना जारी रखा, जबकि उनके सभी परामर्शदाता और कार के कई खरीदार भी इसे बदलने के लिए उनसे आग्रह कर चुके थे। शायद मिस्टर फोर्ड ने इस बदलाव को करने में बहुत देर लगा दी, परंतु कहानी का दूसरा पहलू यह है कि फोर्ड के दृढ़ निश्चय की वजह से ही वो बेहद अमीर बने। इसके पहले कि मॉडल में परिवर्तन आवश्यक हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि फोर्ड की निश्चित निर्माण पर पहुंचने की आदत को उनकी जिद माना गया, परंतु ये गुण निर्णय पर देर से पहुंचने और उन्हें जल्दी बदलने से फिर भी बेहतर है। अधिकांश लोग जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप धन कमाने में असफल रहते हैं, आमतौर पर दूसरों के विचारों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वो अपने लिए सोचने का काम अखबारों और गपशप करने वाले अपने पड़ोसियों पर छोड़ देते हैं। राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु है और यह हर एक के पास उपलब्ध होती है, जो उस व्यक्ति पर थोप दी जाती है जो उन्हें स्वीकार करता है। अगर आप निर्माण पर पहुंचते समय दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं तो आप अपनी इच्छा को धन में रूपांतरित करने की बात छोड़ ही दें, किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। अगर आप दूसरों की राय से ही प्रभावित होते रहते हैं तो आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। जब आप यहाँ पर बताए गए सिद्धांतों को कार्य रूप में बदलना शुरू करें तो अपने खुद ब खुद के निर्माणों पर पहुंचें और उनका अनुसरण करके अपने परामर्शदाता स्वयं बने। अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों के अलावा किसी दूसरे को अपने विश्वास में न लें। अपने मास्टरमाइंड समूह से बचने के बारे में बेहद सतर्क रहें, ताकि आप केवल उन्हीं को चुनें जो आपके लक्ष्य के प्रति पूरी सहानुभूति और उत्साह का अनुभव करते हैं। ये भी याद रखें कि जब भी आप किसी ऐसे आदमी के सामने अपना मुंह खोलते हैं जिसमें ज्ञान की प्रचुरता है, तो आप उस व्यक्ति के सामने अपने ज्ञान के पूरे स्टॉक या उसके अभाव को प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक ज्ञान आमतौर पर विनम्रता और मौन के द्वारा झलकता है। इस तथ्य को भी दिमाग में रखें कि आप जिस भी व्यक्ति से जूझते हैं वो भी आप ही की तरह पैसे कमाने के अवसर तलाश रहा है। अगर आप अपनी योजनाओं के बारे में अधिक खुलकर बात करेंगे तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सामने वाले आदमी ने आपसे पहले ही आपके लक्ष्य को कार्य रूप में परिवर्तित कर लिया है, जिसकी योजनाओं के बारे में आपने मूर्खतावश बड़बोलापन दिखाया था। आपका सबसे पहला निर्णय यह होना चाहिए कि आप अपना मुंह बंद रखें और अपने कान एवं आंख खुले रखें। इस सलाह का पालन करने की याद दिलाने के लिए यह उपयोगी होगा। यदि आप नीचे दिए गए सूत्र वाक्य को बड़े अक्षरों में लिख लें और किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर रोज देख सकें, दुनिया को बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, पहले इसे कर कर दिखा दें। इसे दूसरे तरीके से कहा जाए तो शब्द नहीं बल्कि कर्म प्रधान होता है। निर्णयों का महत्व उस साहस पर निर्भर करता है जो उन्हें लेने के लिए जरूरी होता है। महान निर्णय जो आगे चलकर सभ्यता के आधार स्तंभ बने बहुत जोखिम भरे निर्णय थे, जिसमें मृत्यु का खतरा भी शामिल था। दासों को मुक्त करने का लिंकन का प्रसिद्ध निर्णय, जिसने अमेरिका के अश्वेत लोगों को स्वतंत्रता दी, ये जानते हुए लिया गया था कि इस काम के बाद हजारों दोस्त और राजनीतिक समर्थक उसके विरोधी बन जाएंगे। अपने व्यक्तिगत विश्वास के बारे में समझौता करने की बजाय जहर भरा प्याला पीने की सुकरात का निर्णय एक साहसिक निर्णय था। इससे उन्होंने समय के रुख को 1000 साल बाद की तरफ मोड़ दिया और उन लोगों के विचार और शब्दों की स्वतंत्रता का अधिकार दिलवाया
जो तब पैदा भी नहीं हुए थे। जब जनरल रॉबर्ट ई ली यूनियन के साथ दोराहे पर आए और उन्होंने दक्षिण का समर्थन करने का निर्णय किया, तो उनका निर्णय भी एक साहसिक निर्णय था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि बहुत से लोगों की मृत्यु होगी और इसमें उनकी जान भी जा सकती है। अब तक का सबसे महान निर्णय फिलाडेल्फिया में 4 जुलाई 1776 को लिया गया, जब 56 लोगों ने एक दस्तावेज पर अपने नाम लिखकर हस्ताक्षर किए और वे जानते थे कि इससे या तो सारे अमेरिकी लोग स्वतंत्र हो जाएंगे या फिर ये सभी 56 लोग फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे। आपने इस प्रसिद्ध दस्तावेज के बारे में सुना होगा, परंतु आप शायद इससे व्यक्तिगत उपलब्धि का महान सबक सीखना भूल गए होंगे, जो ये इतने सीधे ढंग से सिखाता है। हम सभी को उस महत्वपूर्ण निर्णय की तारीख याद है, परंतु हम में से बहुत कम लोगों को यह एहसास है कि इस निर्णय को लेने में कितने साहस की जरूरत थी। हमें अपना इतिहास याद है, क्योंकि ये हमें पढ़ाया जाता है। हमें तारीखें याद हैं, लड़ने वाले योद्धाओं के नाम याद हैं। हमें वैली फॉल्स और यार्क टाउन याद है। हमें जॉर्ज वॉशिंगटन और लॉर्ड कॉर्नवालिस याद है, परंतु हमें इन नामों, तिथियों और स्थानों के पीछे उस वास्तविक शक्तियों के बारे में बहुत कम पता है जिसने हमारी स्वतंत्रता सुनिश्चित की, और ये यॉर्क टाउन में वॉशिंगटन की सेनाओं के पहुंचने से काफी पहले ही हो गया था। इसे ट्रेजेडी ही कहा जाना चाहिए कि इतिहास के लेखकों ने पूरी तरह से उस महान शक्ति का उल्लेख नहीं किया जिसने इस देश को जन्म दिया, इसे स्वतंत्रता दी और दुनिया के सभी देशों के सामने स्वतंत्रता के नए मानक स्थापित किए। मैं इसे ट्रेजेडी मानता हूं, क्योंकि यही वो शक्ति है जिसका प्रयोग व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों और बाधाओं को पार करने में करता है और जीवन को मांगी गई कीमत चुकाने को विवश करता है। हम अतीत में उन घटनाओं की ओर देखें जिन्होंने इस शक्ति को जन्म दिया। कहानी बॉस्टन में 5 मार्च 1770 की घटना से शुरू होती है। ब्रिटेन के सिपाही सड़कों पर गश्त लगा रहे थे और अपनी उपस्थिति में नागरिकों को खुलकर धमकी दे रहे थे। औपनिवेशिक लोग अपने बीच में मार्च कर रहे हथियारबंद सैनिकों से चिढ़ गए और उन्होंने अपनी चिढ़ को खुलकर अभियुक्त करना शुरू किया और गश्त लगा रहे सैनिकों पर पत्थर और नारे बरसाए, जब तक कि उनके नायक ने यह आदेश नहीं दिया कि संगीने तान लो, हमला बोल दो। युद्ध शुरू हो गया। इसमें कई लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। इस घटना से इतना विद्वेष फैला कि प्रांतीय सभा, जिसमें प्रख्यात औपनिवेशिक लोग थे, ने निश्चित एक्शन लेने के उद्देश्य से एक मीटिंग बुलाई। उस सभा के 2 सदस्य जॉन हैंकॉक और सैमुअल एंडर्स थे। वो साहस के साथ बोले और उन्होंने ये घोषणा की कि बॉस्टन के सभी ब्रिटिश सैनिकों को बाहर निकालने का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। याद रखें, इन 2 लोगों के दिमाग जो फैसला हुआ उसे उस स्वतंत्रता की शुरुआत कहा जा सकता है जिसका आज सभी मारीची नागरिक उपयोग कर रहे हैं। ये भी याद रखें कि इन 2 लोगों को यह निर्णय लेने के लिए बहुत आस्था और साहस की जरूरत थी, क्योंकि ये एक खतरनाक फैसला था। सभा के खत्म होने से पहले सैमुअल एंडर्स को नियुक्त किया गया कि वो प्रांत हचिंसन से मिलने जाएं और ब्रिटिश टुकड़ियों की वापसी की मांग करें। उनका आग्रह मान लिया गया और टुकड़ियां बॉस्टन से हट गईं। परंतु ये अध्याय यहीं समाप्त नहीं हुआ। इसने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी जिससे समूची मानव सभ्यता का इतिहास बदल गया। रिचर्ड हेनरी ली इस कहानी में एक महत्वपूर्ण तत्व इसलिए बने क्योंकि उनमें और सैमुअल एंडर्स में अक्सर पत्राचार होता रहता था, जिसमें वो अपने प्रांत के लोगों के कल्याण के बारे में आशा और डर को खुलकर बताते थे। इस आदत से एंडर्स के मन में यह विचार आया कि 13 कॉलोनियों के बीच पत्रों के आपसी आदान प्रदान से उनके प्रयासों में समरूपता आ जाएगी, जो समस्याओं को सुलझाने के संबंध में बहुत सहायक सिद्ध होगी। मार्च 1772 में बॉस्टन में सैनिकों के साथ हुई झड़प के 2 साल बाद एंडर्स ने इस विचार को सभा के सामने एक मोशन के रूप में रखा कि कॉलोनी में कुछ संवाददाता नियुक्त किए जाएं, जिनका लक्ष्य हो ब्रिटिश अमेरिका की कॉलोनियों की बेहतरी के लिए मैत्रीपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना। ये उस संगठन की शुरुआत थी
जिसकी वजह से आज हर अमेरिकी नागरिक स्वतंत्र है। मास्टरमाइंड पहले से ही संगठित था। इसमें एंडर्स, ली और हैनकॉक थे। कमिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस को बनाया गया। बॉस्टन के दंगों की तरह की घटनाओं के द्वारा कॉलोनी के नागरिक ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ असंगठित युद्ध लड़ रहे थे, परंतु उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। उनकी व्यक्तिगत शिकायतें किसी एक मास्टरमाइंड के नीचे तब तक लोगों के किसी समूह ने अपने दिल, दिमाग, आत्मा और शरीर को इकट्ठे एक निश्चित निर्णय में नहीं लगाया ताकि ब्रिटेन के साथ उनका झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इस दौरान ब्रिटेन भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहा। ब्रिटेन के लोग भी अपनी योजना बना रहे थे और अपनी तरफ से मास्टरमाइंड की तैयारी कर रहे थे और उनके साथ धन तथा संगठित सेना का समर्थन कर रहे थे। सिंहासन ने गेज को हचिंसन की जगह मैसाचुसेट्स के गवर्नर के पद पर नियुक्त किया। नए गवर्नर के पहले कामों में से एक था सैमुअल्स एंडर्स के पास संदेश भेजना, और उसका उद्देश्य यह था कि डर दिखाकर उसके विरोध को समाप्त कर दिया जाए। उस समय की स्थिति को अच्छी तरह से समझाने के लिए कर्नल फेंटन, वो संदेशवाहक जिसने गेज ने भेजा था, और एंडर्स के बीच की चर्चा को यहां पर उद्धृत करना चाहूंगा। कर्नल फेंटन, मिस्टर एंडर्स, मुझे गवर्नर गेज ने अधिकृत किया है ताकि मैं आपको आश्वस्त कर सकूं कि गवर्नर को ये शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वो आपको ऐसा लाभ प्रदान कर सके जिनसे आप संतुष्ट हो जाएं। रिश्वत देने का वादा करके एंडर्स को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है, और ये कि आप सरकार के फैसलों का विरोध करना बंद कर देंगे। गवर्नर की आपको यही सलाह है कि आप सरकार को आगे कभी अप्रसन्न न करें। आपका व्यवहार इस प्रकार का है कि आपको हेनरी अष्टम के कानून द्वारा सजा दी जा सकती है, जिसके द्वारा लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा इंग्लैंड में चल सकता है और इसका फैसला किसी प्रांत का गवर्नर करता है। परंतु अगर आप राजनीतिक दिशा बदल लेते हैं तो इससे न सिर्फ आपको बहुत से व्यक्तिगत लाभ होंगे, बल्कि आपकी सम्राट से सुलह भी हो जाएगी। सैमुअल्स एंडर्स को दो निर्णयों में से एक को चुनना था। या तो वो अपना विरोध करना बंद कर सकता था और व्यक्तिगत रिश्वत ले सकता था, या फिर विरोध जारी रख सकता था और फांसी पर चढ़ने का जोखिम ले सकता था। स्पष्ट रूप से वो समय आ चुका था जब एंडर्स तत्काल निर्णय लेने के लिए विवश था, एक ऐसा निर्णय जो उसकी जान भी ले सकता था। एंडर्स के कर्नल फेंटन से यह वादा लिया कि कर्नल उसके जवाब को गवर्नर को ज्यों का त्यों सुनाएंगे। एंडर्स का जवाब, आप गवर्नर गेज को बता सकते हैं कि मुझे विश्वास है कि मैंने सम्राट के साथ काफी पहले सुलह कर ली है। कोई व्यक्तिगत लाभ मुझे इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर सकता कि मैं अपने देश के सही काम करना छोड़ दूं। गवर्नर गेज को यह भी बताना कि सैमुअल्स एंडर्स ने उन्हें यह सलाह दी है कि किसी उत्तेजित जनता की भावनाओं का वे अपमान न करें। जब गवर्नर गेज को एंडर्स का यह तीखा जवाब मिला तो वो गुस्से से भर गए और उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया। मैं यहां गवर्नर होने के नाते उन सभी व्यक्तियों को क्षमादान देने का प्रस्ताव रखता हूं और उसका वादा करता हूं जो तत्काल अपने हथियार डाल देंगे और शांति प्रिय जनता के कर्तव्यों पर लौट जाएंगे। परंतु सैमुअल्स एंडर्स और जॉन हैनकॉक को इस क्षमा का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके अपराध इतने देशद्रोही प्रकृति के हैं कि उनके प्रति दंड के अतिरिक्त कोई और कदम नहीं उठाया जा सकता। एंडर्स और हैनकॉक अब बुरी तरह फंस चुके थे। क्रुद्ध गवर्नर इन दोनों व्यक्तियों को एक और निर्णय लेने पर विवश कर रहा था, जो उतना ही खतरनाक था। उन्होंने अपने प्रबल समर्थकों की एक रहस्यमय मीटिंग जल्दी बुलाई। मीटिंग में सब लोगों के आ जाने के बाद एंडर्स ने दरवाजे पर ताला लगा दिया और उसकी चाबी अपनी जेब में रख ली और सभी उपस्थित लोगों को यह जानकारी दी कि यह अनिवार्य है कि कॉलोनिस्ट की कांग्रेस गठित करें और कोई व्यक्ति तब तक मीटिंग न छोड़े जब तक कि कांग्रेस के बारे में वो लोग किसी निर्णय पर न पहुंच जाएं। बहुत रोमांचक माहौल था। कुछ ने इस तरह क्रांतिकारी कदम के संभावित परिणामों को तौला। कुछ गवर्नर की अवहेलना करते हुए इतने निश्चित निर्णय पर पहुंचने की समझदारी पर गंभीर शंका व्यक्त की। उस कमरे में दो लोग बंद थे जिन्हें डर छू भी नहीं गया था। वो लोग असफलता की संभावना के प्रति अंधे थे। हैनकॉक
और एंडस। उनके मन के प्रभाव से दूसरे लोग भी इस बात पर सहमत हो गए कि कॉरेस्पॉन्डेंस कमेटी के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की जाए कि पहली कॉन्टिनेंटल की मीटिंग फिलाडेल्फिया में 5 सितंबर 1774 को आयोजित किया जाए। नई कांग्रेस की पहली बैठक के पहले एक और लीडर देश के दूसरे हिस्सों में ब्रिटिश अमेरिका के अधिकारों पर संक्षिप्त दृष्टि प्रकाशित करने की कगार पर था। यह व्यक्ति था वर्जीनिया प्रांत का थॉमस जेफरसन, जिसके लॉर्ड डानमोर वर्जीनिया में सरकार के प्रतिनिधि से संबंध उतने ही तनावपूर्ण थे जितने हैंकॉक और एंडस के अपने गवर्नर से थे। उनके प्रसिद्ध अधिकारों की संक्षेपिका के प्रकाशित होने के कुछ ही समय बाद जेफरसन को यह जानकारी दी गई कि उन पर सम्राट का विरोध करने के लिए देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। इस धमकी से प्रेरित होकर जेफरसन के सहयोगी पैट्रिक हेनरी ने साहस के साथ अपने दिल की बात कही और उन्होंने अपनी बात को जिस वाक्य से समाप्त किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। अगर ये देशद्रोह है तो फिर आप जितने आरोप लगा रहे हैं लगा लें। इस तरह के लोग कॉलोनियों के भविष्य पर गंभीर सोच विचार करते हुए बैठे थे, जिनके पास न तो शक्ति थी, न ही सत्ता, न ही सैनिक बल और न ही पैसा। इन्हीं लोगों के कारण पहली बार कांस्टेबल कांग्रेस शुरू हुई और 2 साल तक रुक रुक कर चलती रही। फिर 7 जून 1776 को रिचर्ड हेनरी ली उठे और उन्होंने अध्यक्ष को संबोधित करते हुए सभा के सामने प्रस्ताव रखा। महोदय, मैं ये प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि यूनाइटेड कॉलोनियां स्वतंत्र और आजाद राज्य हैं, जिसका उन्हें अधिकार है और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी दासता के बंधन तोड़ लेने चाहिए और ग्रेट ब्रिटेन के सारे राजनीतिक संबंध पूरी तरह से समाप्त कर लेने चाहिए। ली के सनसनीखेज प्रस्ताव पर गर्मा गर्म बहस हुई और ये इतनी लंबी चली कि उसका धैर्य जवाब दे गया। अंत में कई दिनों की बहस के बाद वो फिर से फर्श पर आया और स्पष्ट और दृढ़ आवाज में बोला, अध्यक्ष महोदय, हम कई दिनों से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यही एकमात्र रास्ता है जिस पर हम चल सकते हैं। फिर हम और ज्यादा विलंब क्यों कर रहे हैं? बहस में समय क्यों गंवाया जाए? इस सुखद दिन अमेरिकन गणराज्य का जन्म हो जाने दे, उसे उठ खड़ा होने दे और हमारा ये राज्य विनाश और विजय पर आधारित नहीं होगा, बल्कि इसके माध्यम से तो शांति और कानून के राज्य की पुनर्स्थापना होगी। इससे पहले कि उनके प्रस्ताव पर अंतिम वोटिंग हो, ली को वर्जीनिया वापस लौटना पड़ा क्योंकि उनके परिवार में एक गंभीर बीमारी हो गई थी। परंतु जाने से पहले उन्होंने इस काम का बीड़ा अपने मित्र जेफरसन के हाथों में सौंपा, जिसने तब तक संघर्ष करने का वादा किया जब तक कि सकारात्मक एक्शन नहीं लिया जाता। उसके बाद कुछ समय बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैंकॉक ने जेफरसन को स्वाधीनता का घोषणा पत्र तैयार करने वाली कमेटी का चेयरमैन बना दिया। कमेटी ने लंबे समय तक उस दस्तावेज को तैयार करने में कठोर मेहनत की, जिसे कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया जाने का अर्थ यह था कि जो भी आदमी इस पर हस्ताक्षर करेगा वो एक तरह से अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करेगा। यदि कॉलोनियां ग्रेट ब्रिटेन के विरोध में युद्ध हार जाएं, और युद्ध तो तय था, दस्तावेज तैयार हो गया और 28 जून को उसका मूल मसौदा कांग्रेस के सामने पढ़ा गया। कई दिनों तक इस पर विचार हुआ, इसमें संशोधन हुए और इसे सर्वसम्मत रूप दिया गया। जुलाई को थॉमस जेफरसन सभा के सामने खड़े हुए और उन्होंने निर्भीकता से कागज पर लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पढ़ा। जब मानवीय घटनाओं की यात्रा में यह आवश्यक हो जाता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ राजनीतिक बंधनों को नष्ट कर ले और अपनी स्वतंत्रता की शक्तियों का उपभोग करते हुए अलग और समान दर्जा प्राप्त कर ले, जिसे प्रकृति के नियम और ईश्वर ने प्रदान किया है, तो मानव जाति के विचारों के प्रति सम्मान की मांग होती है कि वे उन कारणों की घोषणा करे जिनसे वो अलगाव के लिए प्रेरित हुए। जब जेफरसन ने पूरा घोषणा पत्र पढ़ा तो उस पर वोटिंग हुई, उसे स्वीकार किया गया और उस पर 56 लोगों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें से हर एक ने उस पर अपना नाम लिखने के निर्णय के साथ ही अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया।
उस निर्णय से एक ऐसा राष्ट्र अस्तित्व में आया जिसने भविष्य में मानव जाति को हमेशा के लिए निर्णय लेने के अधिकार की सौगात दी। उन घटनाओं का विश्लेषण करें जिनकी बदौलत स्वाधीनता का घोषणा पत्र तैयार हुआ, और ये विश्वास करें कि ये राष्ट्र जो आज दुनिया के सभी देशों के बीच सम्मान का पात्र है और जो इतना शक्तिशाली है, उसे बनाने का निर्णय 56 लोगों के मास्टरमाइंड समूह ने लिया था। इस तथ्य को अच्छी तरह से जान लें कि उनके निर्णय ने वॉशिंगटन की सेनाओं की सफलता को सुनिश्चित कर दिया था, क्योंकि उस निर्णय का भाव हर सैनिक के दिल में था जो युद्ध करने गया। जब इस तरह की आध्यात्मिक शक्ति आपके साथ होती है तो असफलता आपके पास भी नहीं फटक सकती है। यह भी समझ लें व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से कि जिसने इस देश को स्वतंत्रता दी वो यही शक्ति है जिसका प्रयोग हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो खुद अपना निर्णय लेता है। ये शक्ति इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों से आती है। स्वाधीनता के घोषणा पत्र में इसे खोजना कठिन नहीं होगा। कम से कम 6 सिद्धांत तो आपको मिल ही जाएंगे। इच्छा, निर्णय, विश्वास, लगन, मास्टरमाइंड और सुव्यवस्थित योजना। इस पूरी फिलॉसफी में यह सुझाव मिलेगा कि अगर प्रबल इच्छा को विचार का समर्थन मिले तो इसमें आपको भौतिक रूप में बदलने की प्रवृत्ति होती है। आप इस तरीके का आदर्श उदाहरण इस कहानी में खोज सकते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के संगठन की कहानी भी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि विचार किस तरह अद्भुत रूप से रूपांतरित होते हैं। इस तरीके के रहस्य की खोज में चमत्कार की तलाश न करें, क्योंकि आपको चमत्कार नहीं मिलेंगे। आपको केवल प्रकृति के शाश्वत नियम मिलेंगे। यहां नियम हर उस आदमी के लिए उपलब्ध हैं जिसमें इनका प्रयोग करने का विश्वास है और साहस है। इनका प्रयोग देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है और अमीर बनने के लिए भी। जो लोग तत्काल और निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं वो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और आमतौर पर ये उन्हें मिल जाता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडर्स तत्काल और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। यही वो सबसे प्रमुख कारण है कि वो लीडर्स होते हैं। दुनिया में उस व्यक्ति को जगह देने की आदत होती है जिसके शब्दों और कार्यों से पता चलता है कि वो जानता है कि वो कहां जा रहा है। अनिर्णय एक ऐसी आदत है जो बचपन में शुरू होती है। जब बच्चा ग्रेड स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज में आगे बढ़ता है तो ये आदत धीरे धीरे स्थायी आदत बन जाती है जिसमें लक्ष्य की कोई निश्चितता नहीं होती। अनिर्णय की आदत विद्यार्थियों के साथ उस व्यवसाय में भी जाती है जिसे वो चुनता है। अगर वो सचमुच कोई व्यवसाय चुने, आमतौर पर कॉलेज से निकलने के बाद विद्यार्थी सेफ नौकरी की तलाश करता है। चाहे उसे जो नौकरी मिले, वो मिलने वाली पहली नौकरी को करने लगता है क्योंकि उसे अनिर्णय की आदत पड़ गई है। 96% लोग आज ऐसे पदों पर सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनमें किसी निश्चित पद की योजना बनाने के लिए निश्चित निर्णय लेने की शक्ति का अभाव था, और उनमें यह ज्ञान भी नहीं था कि नियोक्ता का चुनाव कैसे किया जाए। निश्चित निर्णय लेने में हमेशा साहस की आवश्यकता होती है, कई बार तो बहुत अधिक साहस की। 56 लोगों ने जब स्वाधीनता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तो उन्होंने अपने इस निर्णय पर अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। जो व्यक्ति किसी पद को हासिल करने के लिए निश्चित निर्णय पर पहुंचता है और जीवन में अपनी सेवाओं को वही कैंट वसूल करता है जो वो चाहता है, वो अपने इस निर्णय पर अपने जीवन को तो दांव पर नहीं लगाता है। आर्थिक स्वतंत्रता, अमीरी, अपेक्षित बिजनेस और प्रोफेशनल पद उस व्यक्ति की पहुंच में नहीं है जो इन चीजों की आशा करने, इनकी योजना बनाने और इनकी मांग करने को नजरअंदाज करता है या इसे इनकार करता है। वो व्यक्ति निश्चित रूप से दौलत कमा सकता है जो उस तरह से अमीरी की इच्छा रखे जिस तरह सैमुअल एंडर्स ने कॉलोनियों की स्वतंत्रता की इच्छा की थी। आधुनिक वक्त का सबसे बढ़िया उदाहरण फेडरल एक्सप्रेस, फेडेक्स के फाउंडर फ्रेड स्मिथ हैं, जिन्होंने निर्णय लेने का साहस किया। जब वो येल विद्यालय से इकोनॉमिक्स की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब उनके प्रोफेसर ने बताया
कि निकट भविष्य में एयर फ्राइट ही एयरलाइंस का धन कमाने का मुख्य स्रोत होगा। इसके विपरीत स्मिथ ने परीक्षा में बिल्कुल उल्टा लिखा। उनका मानना था कि यात्रियों के लिए जो रूट है वो वस्तु ले जाने के लिए उचित नहीं है। उन्होंने पाया कि सामान अधिक होने के साथ उनका किराया कम नहीं होगा। एयर फ्राइट तभी फायदेमंद हो सकता है जब संपूर्ण रूप से एक नया सिस्टम बनाया जाए जो बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों तक भी पहुंच सके और किराया पैकेज के हिसाब से हो, न कि व्यक्तियों के लिए। प्रोफेसर को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने स्मिथ को बहुत कम अंक दिए। स्मिथ का सिद्धांत यह था कि सभी फ्राइट एयरलाइंस अधिकांशतः रात में उड़नी चाहिए, जबकि सभी एयरपोर्ट पर इतनी व्यस्तता ना हो। तब वो अधिक प्राथमिकता वाले सामान को ले जाएंगे जिनके लिए डिलीवरी की रफ्तार किराए से अधिक जरूरी हो। ये सभी सामान एक जगह पर एकत्रित किए जाएंगे। उन्होंने अपना शहर मेम्फिस चुना, जहां से कंप्यूटर द्वारा सारे सामान अलग अलग किए जाएंगे और उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोड किए जाएंगे। छोटे शहरों को सामान भेजने का तंत्र मजबूत करने के बाद ये जहाज संपूर्ण देश और फिर पूरे विश्व के लिए उड़ान भरने लगेंगे। स्मिथ को यह विश्वास था कि देश के पूंजीपति इस अभिनव विचार पर उत्साहित होंगे और पसंद करेंगे, पर उनकी आशा के विपरीत उन पूंजीपतियों ने बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया। पर यह सब स्मिथ को रोकने के लिए काफी नहीं थे। इस प्रोजेक्ट के लिए उनका समर्पण और जुनून ही था जिसके द्वारा उन्होंने $91 मिलियन की पूंजी एकत्र कर ली। उस वक्त उनकी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को यह महसूस हुआ कि स्मिथ का विचार उनकी इंडस्ट्री के लिए संभावित खतरा है। सभी एयरलाइंस के नागरिक वैमानिकी बोर्ड में स्मिथ की जरूरी अनुमति न मिलने के लिए भरसक कोशिश की। स्मिथ की टीम को वहां के संविधान में एक कमी नजर आई। जहाज पेलोड 7,500 पाउंड से कम है और उन्हें कैब की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। स्मिथ आगे बढ़े और उन्होंने कई छोटे जेट का निर्माण करवाया। उन्होंने अपना मुख्य ऑफिस मेम्फिस में रखा और सर्विस देश के 75 शहरों के एयरपोर्ट में शुरू कर दी। फेडेक्स देश के विभिन्न भागों से सामान मेम्फिस में पहुंचाता, जहां उन्हें अलग अलग किया जाता और तुरंत फिर से उनके गंतव्य में पहुंचाने के लिए रीशिप किया जाता। स्मिथ ने सभी वस्तुओं को पहुंचाने के लिए 24 घंटे का अपना टारगेट सेट किया और यह गोल लगभग हर बार पूरा किया। कठिन परिश्रम और इतने प्रयासों के बाद भी कंपनी को पहले 4 वर्षों में भारी नुकसान हुआ। यह नुकसान लाखों डॉलर का था। निवेशकों को इस बात की विशेष चिंता होने लगी थी। नुकसान के बावजूद निवेशकों ने स्मिथ को जिम्मेदार ठहराया, यहां तक कि उन्हें कंपनी से निकालने के बारे में भी विचार किया। परंतु स्मिथ का विश्वास नहीं डगमगाया। उनका साहस कभी कमजोर नहीं पड़ा। उन्होंने कई विशेषज्ञों को कंपनी में लिया और दिन रात काम पर जुट गए। अगले वर्ष फेडरल का राजस्व $75 मिलियन कर दिया, यानी $3.6 मिलियन का मुनाफा। फैक्स की प्रतिस्पर्धा की वजह से चिट्ठियों और डॉक्यूमेंट्स के लिए फेडेक्स का उपयोग नहीं होता था। इसके सिवाय एक और प्रतिस्पर्धी थी, वो थी पोस्टल सर्विसेज, जो एक रात्रि और कम मूल्य में चिट्ठियां भेजती थी। इन सब के बावजूद स्मिथ ने नयापन और समर्पण जारी रखा, जिससे फेडरल वस्तुएं ले जाने के लिए निरंतर सुधार करता रहा। अध्याय 7 सुव्यवस्थित योजना में हर तरह की सर्विस के बारे में बताया गया है। किस तरह आप अपेक्षित नियोक्ता और मनचाही सर्विस चुन सकते हैं। ये सुझाव तब तक कारगर नहीं साबित होंगे जब तक आप इन योजनाओं को एक्शन प्लान में नहीं ढालते हैं। लगन, विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक प्रयास। दौलतमंद बनने की ओर 8वां कदम। चाहत को इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में लगन एक अनिवार्य तत्व है। लगन का आधार इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा युग्म बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जो लोग बेहद अमीर बनते हैं उन्हें आमतौर पर भाव शून्य और कई बार निर्मम भी समझा जाता है। प्रायः उन्हें गलत समझा जाता है। उनमें इच्छा शक्ति होती है जिसे वो लगन के साथ मिला देते हैं और इस तरह वो अपने लक्ष्यों को हासिल करना सुनिश्चित कर लेते हैं। हेनरी फोर्ड को भी
क्रूर और निर्मम समझा जाता रहा है। ये गलतफहमी इसलिए हुई कि वो ऑफिस में अपने प्लान के प्रति लगन से जुटे रहते और जुटे रहने के लिए जोर देते थे। ज्यादातर लोग पहली मुश्किल या पहली मुसीबत सामने आते ही अपने लक्ष्यों और इरादों को दूर फेंक देते हैं। कुछ लोग सारे विरोध के बावजूद आगे बढ़ते हैं जब तक कि वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। लगन शब्द के पीछे कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं छुपा हुआ है, परंतु ये गुण इंसान के चरित्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील के लिए कार्बन। दौलत कमाने में आमतौर पर इस फिलॉसफी के सभी 13 तत्वों पर अमल करने की जरूरत होती है। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्हें इन सिद्धांतों को समझना चाहिए और इनके साथ लगन का समावेश करना चाहिए। अगर आप इस पुस्तक को इस इरादे से पढ़ रहे हैं कि आप इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपकी लगन का पहला इम्तिहान तब होगा जब आप अध्याय 2 में दिए गए 6 कदमों का अनुसरण करना शुरू करेंगे। जब तक कि आप उन 2% लोगों में से ना हो जिनका पहले से ही निश्चित लक्ष्य हो, जिसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो और जिनके पास इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई निश्चित योजना है, तब तक आप निर्देशों को पढ़ेंगे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते रहेंगे और उन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। लगन का अभाव असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। यही नहीं, हजारों लोगों के अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि लगन का अभाव एक ऐसी कमजोरी है जिसे प्रयास से दूर किया जा सकता है। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इच्छा कितनी प्रबल है। समूची उपलब्धि का शुरुआती बिंदु है चाहत। इसे हमेशा अपने दिमाग में रखें। कमजोर इच्छाओं के परिणाम भी कमजोर होते हैं। जिस तरह कम आग से कम गर्मी मिलती है। अगर आप पाएं कि आप में लगन का अभाव है, तो इस कमजोरी का इलाज ये है कि आप अपनी चाहत की आग को प्रबल बना लें। पुस्तक को पूरा पढ़ें और फिर अध्याय 2 पर लौट जाएं और तत्काल 6 कदमों के संबंध में दिए गए निर्देशों पर अमल करना शुरू कर दें। आप जितने उत्साह से इन निर्देशों का पालन करेंगे, उससे यह स्पष्ट रूप से साबित होगा कि आप में धन कमाने की कितनी अधिक या कितनी कम इच्छा है। अगर आप पाते हैं कि आप उदासीन हैं, तो आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आप में अब भी धन की चेतना विकसित नहीं हो पाई है, जो पैसा कमाने के लिए जरूरी है, क्योंकि अमीरी इस चेतना के विकसित होने के बाद आती है। दौलत उस आदमी की तरफ खींची आती है जिसका मन उसे आकर्षित करने के लिए तैयार है, ठीक उसी तरह जिस तरह पानी समुद्र की तरफ खींचा चला जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है। अगर आपको लगे कि आपकी लगन कमजोर है, तो आप अपने ध्यान को मास्टरमाइंड की शक्तिशाली वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों पर एकाग्र कर लें। अपने चारों तरफ मास्टरमाइंड समूह का घेरा बना लें और इस समूह के सदस्यों के सहयोगपूर्ण प्रयासों से आप लगन को विकसित कर सकते हैं। आत्म सुझाव और अंतर्मन के अध्यायों में भी आप लगन को विकसित करने के लिए अतिरिक्त निर्देश पाएंगे। इन अध्यायों में बताए गए निर्देशों का पालन करें जब तक कि प्रकृति आपके अंतर्मन में बनी तस्वीर के अनुसार आपकी इच्छित वस्तु आपको प्रदान न कर दे। उस बिंदु के बाद आपकी राह में लगन की कमी के कारण कोई बाधा नहीं आएगी। चाहे आप जाग रहे हों या सोए हुए हों, आपका अंतर्मन हमेशा काम करता है। कभी कभार या झटकों के साथ किए गए प्रयासों के साथ इन नियमों का उपयोग करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपको परिणाम चाहिए, तो आपको सभी नियमों का पालन करना होगा, जब तक कि उनका पालन करना आपकी आदत न बन जाए। आवश्यक धन की चेतना को आप दूसरे किसी तरीके से विकसित नहीं कर सकते। गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जिसका मन इसके प्रति अनुकूल होता है, और धन ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जिसका मन इसे आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है, और इसमें इन्हीं नियमों का सहारा लिया जाता है। जिस मन में धन की चेतना नहीं होती, गरीबी की चेतना उस मन को अपनी जकड़ में ले लेती है। गरीबी की चेतना बिना कुछ किए अपने आप आ जाती है। इसके लिए चेतना को सचेत रूप से लागू करने या विकसित करने की कोई जरूरत नहीं होती। धन की चेतना को व्यवस्थित करना होता है,
जब तक कि आप में वो चेतना न उत्पन्न हो जाए। पूर्व पैराग्राफ में कही गई बातों के पूरे महत्व को समझें और इसके बाद आप दौलत कमाने में लगन के महत्व को अपने आप समझ जाएंगे। लगन के बिना आप शुरू करने से पहले ही हार जाएंगे, जबकि लगन के साथ आपकी जीत ही होगी। अगर आपने कभी कोई बुरा सपना देखा हो तो आपको लगन के महत्व का एहसास होगा। आप बिस्तर पर पड़े हैं, आधे जगे हैं और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुचल दिया गया है। आप करवट नहीं ले सकते या एक मांसपेशी भी नहीं हिला सकते। आपको एहसास होता है कि आपको अपनी मांसपेशियों पर फिर से नियंत्रण करना चाहिए। इच्छा शक्ति के लगन भरे प्रयास के द्वारा आप अंततः अपने एक हाथ की उंगलियों को हिलाने में सफल होते हैं। अपनी उंगलियों को हिलाना जारी रखते हुए आप अपने नियंत्रण को पूरी उंगलियों तक ले जाते हैं, जब तक कि आप उसे उठा न लें। इसके बाद आप दूसरे हाथ के साथ भी यही करते हैं। अंततः आप अपने एक पैर की मांसपेशी पर नियंत्रण कर लेते हैं और यही दूसरे पैर के साथ भी करते हैं। फिर इच्छा के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के द्वारा आप एपीआई मांसपेशी तंत्र पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं और अपने बुरे सपने से बाहर निकल आते हैं। इसमें कदम दर कदम चलना ही रहस्य है। आप पाएंगे कि अपनी मानसिक जड़ता से बाहर निकलने के लिए भी इसी तकनीक की आवश्यकता होगी। पहले धीमी गति से प्रयास करें, फिर अपनी गति बढ़ाकर प्रयास करते रहें, जब तक कि आपको अपनी इच्छा शक्ति पर पूरा नियंत्रण हासिल ना हो जाए। लगे रहें, चाहे शुरुआत में आपकी गति कितनी ही धीमी क्यों ना हो। लगन के साथ आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आप सावधानी से अपने मास्टरमाइंड समूह को चुनते हैं तो इसमें आपको कम से कम एक आदमी ऐसा मिलेगा जो लगन के विकास में आपकी सहायता करेगा। कुछ लोगों ने बेहद अमीरी हासिल इसलिए की क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया था और उन्हें मजबूरन लगनशील बनना पड़ा। जिन्होंने लगन की आदत डाली है उन्होंने एक तरह से असफलता का एक तरह से बीमा करा लिया है। चाहे वो कितनी ही बार असफल हो जाएं, परंतु वो आखिरकार शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कोई छुपा हुआ मार्गदर्शक कहीं पर है जो निराशाजनक अनुभवों द्वारा लोगों को परखता है, जो लोग हारने के बाद अपने आप को उठा लेते हैं और कोशिश करना जारी रखते हैं तथा अंततः सफल हो जाते हैं। उनसे बाद में दुनिया कहती है, शाबाश, हम जानते थे कि तुम कर सकते हो। छुपा हुआ मार्गदर्शक लगन के इम्तिहान से गुजरे बिना किसी को भी महान उपलब्धि का आनंद नहीं लेने देता। जो लोग इम्तिहान नहीं देते वो इसमें पास नहीं होते। जो लोग सहन करते हैं उन्हें उनकी लगन का प्रचुर पुरस्कार भी मिलता है। बदले में उन्हें वो लक्ष्य हासिल होता है जिसका वो पीछा करते हैं। यही सब कुछ नहीं है, उन्हें भौतिक समृद्धि के अतिरिक्त भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। ये ज्ञान कि हर असफलता अपने साथ अपने ही बराबरी के लाभ का बीज भी लाती है। इस नियम के अपवाद हैं। कुछ लोग अनुभव से लगन के महत्व को जानते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसे केवल एक क्षणिक अनुभव माना। ये ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं लगन से इतनी जुड़ी हुई हैं कि उनकी पराजय आखिरकार विजय में बदल जाती है। हम जो जिंदगी के हाशिए पर खड़े रहते हैं, बड़ी संख्या में उन लोगों को देखते हैं जो हार कर जमीन पर गिर चुके हैं, परंतु वे कभी उठकर खड़े नहीं होते। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि पराजय और कुछ भी नहीं बल्कि अधिक प्रयास करने की प्रेरणा है। सौभाग्य से ये लोग जिंदगी के रिवर्स गियर को कभी स्वीकार नहीं करते, परंतु हम जिसे देख नहीं पाते और जिसके अस्तित्व के बारे में अधिकांश लोग अनजान रहते हैं, वो ऐसी मौन परंतु प्रबल शक्ति है